हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं हमारे पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए टॉप 20 क्वेश्चन का सेकंड। बहुत अच्छे से सुनना, अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसको ध्यान से अपने दिमाग में रखो ताकि एग्जाम में इसको अप्लाई कर पाओ। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। सबसे पहली बात ये तो जानो मेटलॉइड होता क्या है। मेटलॉइड मेटल और नॉन मेटल के बीच का मेटल होता है, दिस इज नोन एज सेमी मेटल। ठीक है, इसमें सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन ऑप्शन दिया गया है, तो आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज अ सेमी मेटल विच इज ऑल्सो नोन एज मेटलॉइड। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, फिर से आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरुलियम, पोलोनियम और एस्टेंटाइन, ये कुछ क्या बोलते हैं उसको, मेटलॉइड हैं जिनको सेमी मेटल बोला जाता है। अब सवाल ये है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे सोलर जो पैनल्स लगे हुए हैं उनमें कौन सा मेटल लगा हुआ है, तो उनमें सेमी मेटल लगा होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन्हीं को मेटलॉइड के नाम से जानते हैं। अच्छे से सुनना, ठीक है। अब यहाँ पर एक आर्गन, ऑप्शन नंबर डी है, ये है नोबल गैस, इनर्ट गैस। ठीक है, इन्हें ग्रुप नंबर 18 में रखा जाता है। ये रिएक्ट बहुत कम करते हैं किसी से भी। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग विच मेटल इज यूज्ड। बहुत अच्छे से सुनो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच मेटल इज यूज्ड इन द थर्मिट प्रोसेस। क्लास 10 में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये थर्मिट प्रोसेस देखने को मिलेगा। बोला विच मेटल इज यूज्ड इन द थर्मिट प्रोसेस टू जॉइन रेलवे ट्रैक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में फिक्स कर लो, इसका आंसर होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। थर्मिट प्रोसेस, रेलवे ट्रैक, मेटल, मारो इसमें एल्यूमिनियम और छोड़ दो। ठीक है, अभी चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। बोलता है कि द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू इज ड्यू टू। देखो, कलर ऑफ द स्काई इसलिए अपीयर ब्लू होता है क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के कारण हमको जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, मैं जब स्कैटरिंग वाले टॉपिक पे आऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलो अब चौथा क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुनना बहुत अच्छे से। बोला जा रहा है कि टू प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर हैं, आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे रखे हुए हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन देम। अगर दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रख दिया जाए एक दूसरे के, जैसे ये है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो ये ऐसे होगा, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर। अगर तीन मिरर को परपेंडिकुलर रख दिया जाए, प्लेन मिरर को, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? तीन। दो प्लेन मिरर को अगर परपेंडिकुलर रखा जाए तो नंबर ऑफ इमेज तीन बनेगा, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, उसको जरूर याद रखना। अगर दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर ना रख के एक दूसरे के पैरेलल रख दिया जाए, लाइक दिस पैरेलल, अगर पैरेलल रख दिया जाए तो नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट बनेगा। कितना बनेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ध्यान रखना, दो ही कंडीशन है। अगर टू प्लेन मिरर को हम लोग परपेंडिकुलर रखते हैं तो तीन इमेज बनेगा, अगर पैरेलल रख देंगे तो इनफाइनाइट इमेज बनेगा। क्लियर है? चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है वो सुन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ये अच्छा क्वेश्चन है ये ना, इसको ध्यान रखना। एम्फोट्रिक ऑक्साइड जब भी पूछे ना, एम्फोट्रिक ऑक्साइड, आपके क्वेश्चन में एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आंसर Al2O3 बनाता है ये,
दिस इज एम्फोट्रिक इन नेचर। एम्फोट्रिक का मतलब क्या होता है? ये दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, जो भी मेटल एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करे उसको हम लोग एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम। और भी है बट आपको इसको ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है लाइट का। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल। हमेशा याद रखना, इसके लिए दो कंडीशन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन बहुत मस्ट है। पहला, जो भी लाइट ट्रेवल करेगा वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ ट्रेवल करेगा, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं करने पे हम लोग उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बोल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है when light ray travel from denser medium to rarer medium, okay, and denser medium का एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ एग्जांपल आप लोग याद रखो, जैसे कि मिराज इफेक्ट और डायमंड का चमकना। ये सब कुछ छोटा छोटा टर्म है जो हम लोग को याद रखना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही वहां पर काम आएंगी। जस्ट बिकॉज कि जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा अलग होता है, जो कि हम लोग घर में बैठकर क्वेश्चन बनाते हैं उससे। तो बी केयरफुल, थोड़ा सा एग्जाम बिहेवियर लेकर आओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? ये भी अच्छा है, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, आपको बस इसको ध्यान रखना है कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसको यूज हम लोग करेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में। ठीक है, तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में जो हम लोग यूज करते हैं वो है सल्फर। क्या है? सल्फर। क्या है? सल्फर। कार्बन के बारे में मैंने बताया था, इसके बारे में दो बातें बहुत अच्छे से याद रखो। कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, इटसेल्फ सेल्फ लिंक करके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाता है। तो और कार्बन की वैलेंसी होती है टेट्रावैलेंसी, दिमाग में रखो, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, उसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पीएच पे। ये एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। सबको पता है कि न्यूट्रल का पीएच क्या होता है? 7, लेकिन एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें कुछ ऑप्शन है, उसके जवाब मुझे चाहिए। क्वेश्चन पूछा 0 से 3 पीएच हो तो ये कैसा पीएच एसिड क्या होगा? ये तो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच है 0 से 3। अब एक क्वेश्चन आया है, पीएच अगर 10 से 14 है तो क्या होगा? तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा या अल्कलिन। अगर 5 से 7 है तो क्या होगा? ये वीक एसिड होगा, वीक एसिड का पीएच होगा। देखो, सिर्फ ऑप्शन बदल देने से कितने सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अगर 0 से 3 तक पीएच है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, 10 से 14 है तो स्ट्रॉन्ग बेस या अल्कलिन, 5 से 7 है तो वीक एसिड, 7 है तो न्यूट्रल। क्लियर? इसमें कुछ और दो चार क्वेश्चन याद रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10.5, ब्लड का पीएच होता है 7.4। अगर एसिड रेन का बात किया जाए तो 5.6 से लेस देन 5.6 एसिड रेन, लेस देन 5.5 टूथ डिके। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें ध्यान में रखना। ठीक है, आओ तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ठीक से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा क्या जा रहा है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनोइक एसिड। क्या बोला? द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनोइक एसिड। हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप एटलीस्ट क्लास 10 वाले को 4 तो याद रखने, ठीक है, जिसमें से एक ये है ओइक एसिड। जब भी बोलेगा हमेशा याद रखना फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा COOH। ये है ओइक एसिड के लिए। तो ढूंढो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल या हाइड्रोक्सिल। तो जहां पे कार्बोक्सिल लिखा हुआ है ये COOH होता है। अब मैं ये भी बता देता हूँ सारा, ठीक से सुनना। एल्डिहाइड ये होता है CHO। कीटोन इसमें हम लोग देखेंगे C पे डबल बॉन्ड O, कीटोन के लिए। हाइड्रोक्सिल होगा तो
ओ एच, ये अल्कोहल के लिए, ये है अल्कोहल के लिए, ये कीटोन के लिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और ये एल्डिहाइड के लिए। क्लियर हो गया? ये चार आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, बस इतना ध्यान रखो पूछा कहां है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज मिलेगा ही नहीं, वो इन्फिनिटी पे चला जाता है। कहां जाता है? इन्फिनिटी पे जाता है। तो जब किसी भी कॉनकेव मिरर पे हम लोग इमेज बनाना चाहें और ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो वो कहां दिखाई देगा? इन्फिनिटी पे, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और इसी में एक केस और, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें तो इमेज डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। जाता तो फोकस पे है लेकिन क्या बनता है? बहुत छोटा सा बनता है। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स केस हैं। अगर इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा। क्लियर? चलो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखना। अगर कॉनकेव मिरर पे ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा हुआ है तो वो इन्फिनिटी पे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो वो फोकस पे बनेगा, जस्ट वाइस वर्सा है। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस का पहले फॉर्मूला तो जान लो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये है मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, ये है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ये है एरिया ऑफ ए कंडक्टर। मतलब ये तीनों पे डिपेंड करता है। और एक एक्स्ट्रा फैक्टर होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। सो देखते हैं, पहला पूछा लेंथ ओनली, एरिया ओनली, मटेरियल ओनली, नहीं चलेगा। मुझे लेंथ, एरिया और मटेरियल तीनों चाहिए, तो ये लेंथ पे भी, एरिया पे भी और मटेरियल पे भी एंड एज वेल एज टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने ये जाना, ठीक है। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। सबसे पहली बार कौन सा लेंस का फोकल लेंथ पूछा है? कॉन्वेक्स लेंस। हमेशा याद रखना आंसर पॉजिटिव होगा। क्या होगा आंसर? पॉजिटिव होगा। चलो ये पता चल गया। अगर यहाँ कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव होता तो क्या होता आंसर में? नेगेटिव फोकल लेंथ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अभी चलो, कॉन्वेक्स लेंस जिसका 20 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है इसका पावर बताओ। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया रहे, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है 100 बाई जो दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो। 100 बाई 20, क्योंकि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, कट के कितना आ रहा है? +5 डाइऑप्टर। आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर बी। ठीक से सुनो, एक बार और सुनो, क्या बोला मैंने? जब भी फोकल लेंथ दिया रहे सेंटीमीटर में, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी फोकल लेंथ दिया रहे सेंटीमीटर में, और हाँ एक बात और, हम लोग बहुत जल्दी फिजिक्स के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम आए हुए हैं या कुछ नए क्वेश्चन जो आ सकते हैं, ठीक है। चलो पहले इसको समझो। अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मेरे दिमाग में बस इतना होना चाहिए, 100 से उसको डिवाइड कर देना है। 100 से डिवाइड करोगे 25 जा 100, और कॉन्वेक्स लेंस है इसीलिए +5, और डी पावर ऑफ ए लेंस का ऐसा यूनिट है डाइऑप्टर। क्लियर? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। दिमाग में इतना जानो कि एक एसिड और एक बेस है। अगर एसिड होगा तो क्या करेगा? लाल कर देगा। क्या करेगा? रेड कर देगा। यहां क्या बोल रहा है? रेड से ब्लू, तो क्या होना चाहिए? बेस। सिंपल, इसको ध्यान में रखना, इट इज बेस। अगर यही बात हो जाता कि ब्लू से ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, एसिड। क्लियर? चलो अब आते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कार्बन से। द फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दो तरह के हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक नाम आता है जिसका नाम है अल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन आता है, ठीक है। अभी देखो, यहां तो फॉर्मूला पूछा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन आता है, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। ये है
एल्कीन, इसमें होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है एल्काइन, इसमें होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसीलिए ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए इसको अल्केन बोलते हैं और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये अनसैचुरेटेड है। अब सवाल क्या है, कभी कभी एक सवाल पूछ लेता है, वो भी जान लो अच्छा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सा रिएक्शन होता है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच मींस अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन में एडिशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। और सैचुरेटेड में कौन सा था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना, काम आएगा। नेक्स्ट, विच सॉल्ट इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे फंसने वालों की संख्या 90% है। वाटर सॉफ्टनिंग के लिए कौन सा सॉल्ट यूज किया जाता है? आप लोग ये सॉल्ट ही तो भूल जाते हो। आओ देखें, ऑप्शन क्या है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट और ब्लीचिंग पाउडर। अब सवाल फंसेगा, यहां पर लोग क्या करेंगे मैं बता रहा हूं, यहां पर लोग करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। क्यों? हम लोग सदी से देखते आ रहे हैं, पानी गंदा है ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, वहां गंदा है ब्लीचिंग पाउडर डाल दो। नहीं, यहां सवाल पूछा है कि वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर को सॉफ्ट कौन कर रहा है? वो भी सॉल्ट, तो वो है वॉशिंग सोडा। हम लोग ने सुना है वॉशिंग सोडा, है ना? तो अब सवाल क्या है कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट और ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे नाम आ ही गए हैं, तो चलो इनके फॉर्मूला भी जान लेते हैं, है ना? तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्लियर? अब आते हैं बेकिंग सोडा पे, ये खाने वाला सोडा है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आया कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में खाते हैं, इसी को टेबल सॉल्ट बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। और बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्मूला जानने हैं, मैंने वीडियो बना रखा है, आपको अगर लगे तो एक बार जाके उसको देखना, ठीक है? बाकी तो हम लोग यहाँ कर ही रहे। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वॉशिंग सोडा जो सॉल्ट है और वो वाटर को सॉफ्ट करता है। क्लियर है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, बेकिंग सोडा का NaHCO3, कॉमन सॉल्ट में NaCl और ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन, इसको भी ठीक से समझना। बोलता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इज। जब भी ऐसा क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में, तो बस इतना याद रखना है कि फोकल लेंथ जब भी निकालना होगा तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2। बस रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना दिया रहेगा उसका हाफ कर देना, फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, इसका हाफ क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। मैं इससे भी अच्छे अच्छे ट्रिक बताऊंगा जब मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, ठीक है? तब तक थोड़ा वेट कर लें, न्यूमेरिकल हम लोग जल्दी शूट करेंगे और आपको जल्दी मिलेगी वो एग्जाम के लिए समझ। मैं फॉर्मूला, SI यूनिट, CGS यूनिट एंड देन उसका सॉल्यूशन आपको सब करवाऊंगा। नेक्स्ट, बोला जा रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1। याद रखिएगा इसको, ठीक है? चलो तो देख लो, हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन और करेंगे। इस टॉपिक से हमारे 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, हम लोग 17 नंबर पे हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको मिस मत करना, एटलीस्ट एक बार तो जरूर अच्छे से सुन लेना। चलें, आ जाओ।
आओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक सवाल पूछा गया है कि द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई क्या होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज, ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 मीटर, या ऑप्शन नंबर डी इनफाइनाइट। जब मैं इसके पिछले वीडियो में जो 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं उसमें मैंने बताया था कि नॉर्मल आई का जो डिस्टिंक्ट विजन का लीस्ट डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये तो हो नहीं सकता, इसको काटना, इसको क्लिक मत करना। बहुत लोग सबसे बड़ी गलती ये कर जाएंगे, वो फार पॉइंट देखेंगे ही नहीं। जैसी देखा नॉर्मल आई ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, खत्म, पहला क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर मार के चले जाएंगे। ये गलती मत करना, पछताओगे। इसका आंसर है इनफाइनाइट। नॉर्मल आई का फार पॉइंट हम लोग देख जो सकते हैं, बहुत दूर तक देख सकते हैं, दिस इज इनफाइनाइट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन और है, आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से समझना। When light ray travel from rarer medium to denser medium, पहला speed increases, दूसरा speed decreases, तीसरा frequency increases, D velocity increases। कहीं कहीं इंक्रीजेस की जगह पर अप लिख देगा और डिक्रीजेस की जगह पर डाउन लिख देगा, याद रखिएगा इसको। अब मैं समझाता हूं। जब लाइट रे ट्रेवल करता है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जब लाइट रे ट्रेवल करेगा रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये बैंड कर जाता है टुवर्ड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक से समझो। दिस इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल। बोला जा रहा है जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, रेरर मीडियम समझ में आता है, ये होता है एयर। क्या होता है? एयर। और डेंसर मीडियम या तो वाटर होगा और या तो ग्लास। जब भी लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। इंग्लिश में when light ray travel from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. Okay, so जब ये बैंड किया तो आप देखो ये किस स्पीड से आ रहा होगा। जब ये डेंसर में एंटर किया तो इसका स्पीड क्या हो गया? स्लो। विच मीन्स जब हम लोग रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो स्पीड डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगा, याद रखना, ठीक है। और इस केस में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना, नो चेंज। फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, क्लियर। और समझते हैं, इसी में एक और टॉपिक है। अगर ये बोल दे कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, जब ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है।
क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। इस टाइम पे इसका स्पीड बढ़ जाएगा। जब ये डेंसर टू रेयरर मीडियम में चलेगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा, और रेयरर से डेंसर चलेगा तो स्पीड डिक्रीज करेगा। बोथ केसेस में फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बारे में ठीक से सुनना, एक अच्छा क्वेश्चन है, टेबल से क्वेश्चन है। Which of the following is most electronegative in nature? बहुत बार आया हुआ है और फिर आने के चांसेस है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी नियॉन। मैं बता दूं, इसमें दो ऑप्शन है जो बहुत ही अच्छे हैं। एक सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो वो होता है फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर अगर किसी का है तो फ्लोरीन का है। इसमें एक नाम याद करना, FON। अगर आपको फ्लोरीन ना मिले बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में, और ऑक्सीजन मिले तो इसको क्लिक करना, फिर नाइट्रोजन मिले तो इसको क्लिक करना। जब ये तीनों ना दिखे तब आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पे क्लिक करना। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन है क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए जाना जाता है। कौन? क्लोरीन। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो एलिमेंट इन नेचर तो क्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर तो फ्लोरीन। ओके, चलो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।